रुकिए आप। ना पल्लवी प्लीज प्लीज, देखो ये टाइम हमको पीछे माफ कर दो। हम तुमको प्रॉमिस करता है नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ गंडगोल नहीं मारेगा प्लीज। सॉरी सॉरी सिस्टर। अभी जान दो यार, माफ कर दो यार भाई। गैसा इनसे कहिए हमने इन्हें माफ किया। ठीक है जाता है हम। थैंक यू सिस्टर। थैंक यू पल्लवी शाह। मुझे डरा ही दिया था। और क्यों हंस रहे हैं? इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? नहीं हम तो इसलिए हंस रहे हैं कि हमारे मित्र ने जो बात कही थी वो एकदम सही निकली। कौन सी बात? हमारे मित्र ने कहा था कि स्त्रियां छोटी छोटी बातों से डर जाती हैं, जैसे तिलचट्टा देखकर अक्सर स्त्रियां डर जाती हैं। तिलचट्टा? कॉकरोच। उदाहरण दे रहे थे, आप तो केवल नाम से ही डर गई। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आप किसी चीज से डरते ही नहीं। देखिए निडरता तो हमारे स्वभाव में ही है। हम पुरुष स्त्रियों के मुकाबले कुछ चीजों में ज्यादा सक्षम होते हैं। वाह, इसका मतलब है आप ये कहना चाह रहे हैं कि सारी स्त्रियां कमजोर है, डरपोक है। हाँ। मैं नहीं मानती। देखिए स्त्रियां अति संवेदनशील होती हैं और डर भी एक प्रकार की संवेदना ही है। सारे मर्द ना ऐसे होते हैं, सारी स्त्रियों को कमजोर मानते हैं, डरपोक मानते हैं। आप ये मत भूलिए, कल्पना चावला, इंदिरा गांधी, रानी लक्ष्मीबाई और बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। प्रीति जी हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम आपकी बात कर रहे हैं। हाँ तो मैं भी कम नहीं हूँ। पता है मेरे मोहल्ले के सारे लड़के आज भी मुझसे डरते हैं। लेकिन आप तो डरावनी नहीं लगती। मेरा मतलब है जिस गली में लड़के लोग जाने को डरते थे ना, उस गली में मैं अकेली चलती थी। ठीक है हम मानते हैं कि आप लीडर हैं। ऐसे कैसे मानते? मैं साबित करके रहूंगी। वो कैसे? अरे ये प्रीति जी क्या, देखिए आप बाहर मत सोइए, आपको डर लगेगा। मैं बाहर नहीं सो रही, आप बाहर सोएंगी। मैं इसी कमरे में सोऊंगी और ये साबित करूंगी कि मैं अकेली नहीं डरती और सारी औरतें निडर होती हैं। हम भारतीय नारी है, फूल नहीं चिंगारी है। प्रीति जी फूल नहीं कूल। आप समझ गए ना? हाँ लेकिन आप ऐसा क्यों कर रही हैं? देखिए हम ये झगड़ा यहीं खत्म करते हैं। ऐसे कैसे? शादी के बाद ये हमारा पहला झगड़ा है। चलिए आप बाहर जाइए। देखिए हम मानते हैं आप लीडर हैं। नहीं आप नहीं मानते। चलिए नहीं मैं कुछ नहीं करूंगी। चलिए बाय बाय। प्रीति जी दरवाजा खोलिए। नहीं बिल्कुल दरवाजा नहीं खोलूंगी। देखिए अकेले में आपको डर लगेगा। डर मुझे लगेगा या आपको? इसका भी पता चल जाए। देखिए आप तो बुरा ही मान गई, हमारा उद्देश्य ये नहीं था। आप तो जानती ही हैं सुश्री रानी लक्ष्मीबाई जी, दिवंगत वीरांगना कल्पना चावला जी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी हमारे आदर्श रहे हैं। हम प्रत्येक स्त्री का सम्मान करते हैं। देखिए हम क्षमा मांगते हैं, कृपया दरवाजा खोलिए। प्रीति जी प्रीति जी आपने बिजली क्यों बंद रखी है? देखिए प्रीति जी हम नहीं डरते हैं। प्रीति जी आप हार गई हैं। प्रीति जी देख प्रीति जी आपने तो डरा ही दिया। डर गए ना? क्यों? आपने तो कहा था हम किसी से डरते ही नहीं। देखिए प्रीति जी हम मानते हैं हम डरपोक हैं। अच्छा अब हमारा झगड़ा समाप्त ना? हाँ अब खत्म। I'm okay बेटा, I'm okay. क्या हो गया? क्या पढ़ रहे हैं आप? कुछ खोए हुए लग रहे हो। अपूर्व जी, दुनिया में सबसे मुश्किल चीज कौन सी है बेटा? इंसान के मन को पढ़ पाना, ये जानना कि उसके मन में क्या चल रहा है। अब
फर्ज कर लो कि अगर उसके मन को पढ़ने की चाबी तुम्हारे हाथ में लग जाए तो क्या होगा? मजा आ जाएगा। Exactly. I'm enjoying that power now. Sit. इस किताब में सामने वाले के मन को पढ़ने की चाबी लिखी गई है। फॉर एग्जाम्पल, ये कहाँ गया? ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपको कैसे पता चले कि सामने वाला इंसान आपसे सच बोल रहा है या झूठ? कैसे? फॉर एग्जाम्पल, इसमें लिखा है कि झूठ बोलने वाला आदमी जो है वो कभी आपकी आंखों में आंखें मिलाकर आपसे बात नहीं करेगा। देखा? तुम कैसे मेरी आंखों में आंखें डालकर देख रहे हो? क्योंकि तुम झूठ नहीं बोलते हो। सी, दूसरा इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन ये है कि झूठ बोलने वाला इंसान जो है वो हमेशा विचलित रहता है, उसकी टांगें हमेशा हिलती रहती हैं। और ये लिखा है कि झूठ बोलने वाला इंसान कभी खुल के बात नहीं करता, हमेशा अपने नाखून चबाते रहता है। वाह। और झूठ बोलने वाला इंसान कभी भी कंफर्टेबल नहीं होता, किसी भी सिचुएशन में कंफर्टेबल नहीं होता, यहाँ वहाँ हिलता डुलता रहता है। इस दफा क्या हुआ बेटा? पीठ में एक केयर बेटा, आप कंटिन्यू। और सबसे बड़ी बात, झूठ बोलने वाले इंसान से अगर कोई सवाल पूछा जाए तो वो सवाल का जवाब नहीं देता, सामने से सवाल पूछता है। गुड मॉर्निंग अंकल जी। गुड मॉर्निंग अपूर्वो। गुड मॉर्निंग बेटा, कहाँ जा रहे हो? अंकल जी, आपको क्या लगता है हम किधर जा रहा है? सवाल पूछा है आपसे तो आप जवाब दीजिए ना। ये भी सवाल पूछ रहे हैं। बेटा परेश, इधर उधर क्या देख रहे हो? आंखों में आंखें डालकर जवाब दो। फिर खड़े रहो बेटा, अपने मन को विचलित मत होने दो, वरना लोग समझेंगे कि तुम झूठ बोल रहे हो। अरे कमाल है सब्जी जी, ये बातें आपको कैसे पता चली? ये सारी बातें इस किताब में लिखी हुई है, आपको कैसे पता चला? अरे समझी जी, ये सब लक्षण तो शास्त्रों की मूलभूत निशानियां हैं। ओहो, फिर तो ये किताब बहुत महान है। ये किताब मैं पूरी पढ़ूंगा। अगर इसमें लिखी हुई बातें सारी सच है तो अरे झूठ बोल रहा है। अरे समझी जी, ये जो लक्षण शास्त्र है हर इंसान पर लागू हो ऐसा नहीं है। अच्छा? हाँ। और कुछ विशिष्ट लोगों के विशिष्ट गुणों अवगुणों से ये शास्त्र मेल नहीं खाता है। जैसे हमारा बेटा परेश, ये व्यवसाय से वकील है और इसे गुनहगारों से, मुजरिमों से, गवाहों से सवाल पे सवाल पूछने होते हैं और इसे सवाल पूछने की आदत हो गई है और इसीलिए बेचारा हर सवाल का जवाब भी सवाल में ही दे देता है। तो आप बताइए कि जब हम प्रवचन देते हैं हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, प्रभु की लीला में खो जाते हैं। ओके। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम भी झूठ बोलते हैं समधी जी। कैसी बात कर रहे हैं समधी जी, मैं आपके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकता। किसी ने सही कहा है, अधूरा ज्ञान जो होता है बहुत ही हानिकारक होता है। आपने मेरी आंखें खोल दी। इस किताब को पूरी मैं पढ़ूंगा, समझूंगा, बाद में एक्सपेरिमेंटेशन करूंगा। जी समझी। धन्यवाद। तो यार उस किताब ने तो मेरी जान निकाल दी। पता नहीं चल रहा था अंकल के सामने बैठूं, खड़ा रहूं, कंफ्यूज हो गया था मैं। वही तो दादा, हम भी वही बोलता है। अगर अंकल जी थोड़ी देर और हमसे एक्सपेरिमेंट करता ना तो हम तो कुछ ना कुछ गंडगोल मार देता है, सच बोल देता। हाँ, लेकिन तुझे कैसे पता है इस किताब के अंदर क्या है? अरे यार क्या बताऊं, अंकल कभी भी कोई भी नई किताब पढ़ते हैं ना तो उसका अर्थ जानने के लिए मेरे पास आ जाते हैं, इसलिए मैंने चुपके से जाके पहले ये किताब पढ़ दी थी। अपूर्वो, हम क्या बोलता है, अंकल जी वो किताब रोज पढ़ेगा और रोज हमारे ऊपर कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करेगा। अगर ऐसा चलता रहा तो कुछ दिन में तो हम सबका भाड़ा फूट जाएगा। अरे शुभ बोल, किसी भी तरह ये किताब गायब करनी पड़ेगी।
प्लान रेडी है? अरे दादा इतना मजबूत हम प्लान तैयारी किया है, तुम सुन के हैरान रह जाएगा। हम क्या करेगा, वो पीछे वाला जो रेन पाइप है उस पर चढ़ के अंकल जी के कमरे का खिड़की तक पहुंच जाएगा। फिर किसी को मालूम ना हो, इतना सफाई से वो किताब निकाल के हम इधर में ले आएगा। अंकल तो ऑफिस गए, फिर रूम में कौन है? हम लोग हैं, तुम चलो आया अंकल आया। जाओ जाओ जाओ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अंकल दादा रेडी हो जाओ, बहुत जिम्मेदारी का काम मिला है, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। क्या हुआ परेश भाई, ये अचानक आपने अखाड़े के पहलवान की तरह कसरत क्यों शुरू कर दी? उई बाबा दादा, एक कसरत नहीं करता हम कुश्ती लड़ने के लिए। एक्चुअली क्या है, हम बहुत दिन से चोरी चकारी नहीं किया है ना, तो अभी मेहनत करने का हमारा प्रैक्टिस छूट गया है। और तुम तो जानता है हम तो चोरी वोरी करना छोड़ दिया है, क्योंकि हम माँ जी को वचन दिया था। किंतु जब फैमिली का बात आता है ना दादा, तो यही बंगाली माँ जी को दिया हुआ वचन और पिताजी का सुना हुआ प्रवचन सब भूल जाता है। हम अपना जान पे खेल के भी यही काम को अच्छे से अंजाम देगा, चाहे हमारा पहला माला से गिर के जान क्यों ना चला जाए। अरे कैसी बात कर रहे हैं परेश भाई, आप मरे आपके दुश्मन। यदि इस कार्य में इतना खतरा है तो हम कोई और रास्ता ढूंढ लेते हैं। ना ना दादा, रास्ता चेंज करने का जरूरत नहीं है, हम फैमिली के लिए कुछ भी कर सकता है। देखो जैसा अच्छा घर का लड़की अपना माँ बाप का मर्जी से ही शादी करता है, वैसे ही हम अपूर्व के कहने पर पल्लवी शाह से ही शादी करेगा। चाहे हमको पल्लवी शाह से 10 गुना अच्छा लड़की भी लाइफ में मिल जाए ना, वैसे तो पल्लवी शाह से अच्छा लड़की दुनिया में हो ही नहीं सकता है दादा। देखो हम जो तुमको बोल रहा है ना, ये सब तुम पल्लवी को मत बोलना कि हम उसका तारीफ करता था, वरना वो तो तुम जानता है हमारे बारे में गलत ही समझेगा। ये सब हम क्यों कर रहा है, फैमिली इज फर्स्ट, इसलिए। फूलसा, अरे पल्लवी शाह तुम इधर ही था? पतीली सा, इनसे कह दीजिए ज्यादा नौटंकी ना करें, इन्हें कब से पता है हम यहीं खड़े हैं। और ढक्कन साहब, इनसे कह दीजिए कि हम भी एक आज्ञाकारी बेटी की तरह अपने माता पिता की आज्ञा मानकर मोहित जी से ही शादी करेंगे। बाबा, लोग बाग पैर में कुल्हाड़ी मारता है, हमने तो कुल्हाड़ी के ऊपर में ही पैर दे दिया, सब गंडगोल हो गया। परेश जी आप अपना ध्यान केंद्रित कीजिए, बजरंगबली का नाम लीजिए और कार्य प्रारंभ कीजिए। चलिए। अंकल तो ऑफिस गए, फिर रूम में कौन है? संभाल के दादा, और टेंशन मत लो, हम दो जन इधर ही खड़ा है। देखो देखो देखो। हाँ आरती भाभी जी तनिक सुनिए ना। क्या हुआ? क्षणिक आइए ना। आपने हमारा हृदय गति मापक कण उद्घोषक यंत्र कहीं देखा है? वो क्या होता है? अर्थात उसे चिकित्सा विज्ञान की भाषा में स्टेथोस्कोप कहते हैं। ओह, स्टेथोस्कोप? नहीं, मैंने नहीं देखा। हाँ आरती भाभी जी आपको पता है हमारे चिकित्सालय में 2 दिन से एक अजीब रोगी आ रहा है, उसके कान बज रहे हैं। मतलब उसे बार बार ये आभास होता है कि उसके आसपास कुछ आवाजें आ रही हैं जो कि वास्तव में नहीं आ रही होती हैं। आरती भाभी पता है जब हमने उसकी रोग की जांच की तो हमने पाया कि ये बहुत खतरनाक बीमारी है। पंकज भैया, आपको अंकल के रूम से आवाज सुनाई दे रही है? अंकल जी के कक्ष से आवाजें? किंतु अंकल जी तो कार्यालय गए हुए हैं। नहीं, कहीं आपको आभास तो नहीं हो रहा? नहीं, आभास नहीं पंकज भैया, सच में मुझे आवाज सुनाई दे रही है। अच्छा, परेश भाई कैसे चोर है, इतनी आवाज कर रहे हैं? ऐसे भी कभी कोई चोरी करता है? नहीं, हमें तो नहीं आ रही। फिर ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो सुनाई दे रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? हमें तो कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही। परेश भैया, अरे आप यहाँ तो अंदर कौन है? क्या? नहीं, अंदर कोई है ऐसा आरती भाभी कह रही हैं। उन्हें अंदर से कुछ आवाजें आ रही हैं। परेश भैया, आपको अंकल के कमरे में से आवाज सुनाई दे रही है। अरे हमको रूम से क्या, हमको तो पीछे से भी आवाज सुनाई देता था, तभी तो हम घर का भीतर में आ गया। पीछे से?
ये जो दरवाजा है उसके पीछे से हमको कान में आवाज सुनाई देता, हम घर का भीतर में आ गया। देखा पंकज भैया? अभी तो आप सुनने के लिए कह रही थी। नहीं, मैं अभी भी सुनने के लिए ही कह रही हूँ। हाँ, अभी तो हमें भी साफ साफ सुनाई दे रही हैं। शायद हमारे कान बंद हो गए थे, जुकाम हो गया है, इसीलिए शायद। परेश भैया, पंकज भैया, हम ऊपर जाके एक बार चेक कर लें। मुझे लगता है कमरे में कोई है। ऊपर? चलिए चलिए। पंकज भैया, वो कबर्ड में से आवाज आ रही है, देखिए ना। तो पंकज भैया, आप देखिए ना प्लीज। परेश जी, आप नजदीक हैं, आप देखिए। ना आरती, तुम तो सबसे ज्यादा नजदीक है, तुम ही देखो। रुकिए, हम ही देखते हैं। हाँ, हाँ। संभाल के दादा, और टेंशन मत लो, हम दो जन इधर ही खड़ा है। देखो देखो देखो। बिल्ली था, तुम दो जन ऐसे ही डर गया। चलो चलो चलो, इधर से चलो चलो। हाँ, चलो बंद कर दो, चलो। थैंक यू परेश भैया, थैंक यू पंकज भैया। थैंक यू बोलने का क्या बात है, तो मामूली सा काम था, हो गया। देखो चल। परेश भैया, किंतु हम किताब तो निकाल ही नहीं पाए। किताब निकाल नहीं पाए, ये देखो। आप तो कह रहे थे आप भीतर जा ही नहीं पाए। अरे दादा, अभी तो हम 3 जन कमरा का भीतर में गया था। हाँ, कमाल है, आपने किताब उठा ली और हमें पता भी नहीं चला। अरे दादा, यही तो हमारा आर्ट है। अगर ऐसा पब्लिक में हम सामान चुराएगा और पब्लिक को पता चल जाएगा तो वो हमको धोखे नहीं रख देगा। खाली एक ही चीज इस घर में ऐसा है जिसको हम चुराने नहीं सक रहा है, और वो है पल्लवी शाह का दिल। परेश भाई, इससे पहले कि आपका ध्यान विचलित हो, हम ये किताब जला देते हैं। ना 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 ना, यही तो बहुत कमाल का किताब है। हम इसको पढ़ के एक्सपेरिमेंट करेगा कि वाकई इसको पढ़ने के बाद हम किसी के दिल का बात जान सकता है कि नहीं जान सकता है। किंतु आप किसके दिल की बात जानना चाहते हैं? अरे पल्लवी शाह के दिल का। वो हमेशा हमको बोलता है कि हम तुमको प्यार नहीं करता है, तुमको नफरत करता है। तो ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमको पता चल जाएगा कि वो वाकई हमको प्यार करता है कि नहीं करता है। और यदि आपको पता चले कि वो सचमुच आपको नापसंद करती हैं तो फिर हम खुद के ऊपर में एक्सपेरिमेंट करेगा और ये जानने का कोशिश करेगा कि वाकई हम भी पल्लवी शाह को प्यार करता है कि नहीं करता है। और देख लेना दादा, हमारा प्यार 50% ओके ही निकलेगा। और अगर 50% प्यार ओके हो तो उसका 100% होने में कोई मुश्किल नहीं होता है। परेश भैया, वो 50% दोनों तरफ से होना चाहिए, किसी एक तरफ से नहीं। अच्छा, किंतु फिर भी हम एक किताब जरूर पढ़ेगा और पूरा एक्सपेरिमेंट करेगा। और देखना, यही केस में हमारा 50% से ही सब कुछ 100% ओके होगा। नहीं छोड़ूंगी मैं किसी को धोखेबाजो, नहीं छोड़ूंगी। उषा की आवाज सुनाई दी। उषा, उषा, आप चिल्ला क्यों रहे हो? चुप रहे धोखेबाजो, मैं परेश नहीं उषा हूँ। बचा लो, हम परेश हैं। धीरू, ये झूठे और मक्कार लोग हैं। ये तुम हम पर निराधार आरोप लगा रहे हो बेटा। मैं आप पर आरोप लगा रही हूँ ईश्वरलाल जी।